Hey everyone, this is me सुमी झा and welcome back to my YouTube channel Vayan Learning Classes. Guys, आज हम करने वाले हैं एंग्लो सेक्शन पीरियड के ऊपर जो है वो पूरा का पूरा टॉपिक कवर करेंगे. नोट्स आपके सामने लिखा हुआ है. गाइज, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में अप टू 1800 सेंचुरी के बाद जितने भी पीरियड्स आए, आज हम उसके बारे में, जो फर्स्ट पीरियड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पीरियड है वो है एंग्लो सेशन पीरियड. उसके बाद हमारा मिडिल इंग्लिश पीरियड आएगा इसके नेक्स्ट वीडियो. देन हम करेंगे द रिनहेंस. नंबर 4 पे करेंगे द नियो क्लासिकल पीरियड. नंबर 5 पे करेंगे द रोमांटिक पीरियड. रोमांटिक पीरियड हमने ऑलरेडी कर ली है. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. देन 6th नंबर पे है द विक्टोरियन एज. एज और पीरियड दोनों सेम ही बात होती है. ये भी हमने कर लिया है. अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक अवेलेबल है. द एडवर्डियन पीरियड. देन 8th पे है द जॉर्जियन पीरियड. देन 9th पे है द मॉडर्न पीरियड एंड नंबर 10 पे है द पोस्ट मॉडर्न पीरियड. तो सबसे पहले आज हम करेंगे द एंग्लो सेक्शन पीरियड. ठीक है, तो ये क्या होता है? सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे. द एंग्लो सेशन पीरियड इन ब्रिटेन spans approximately the 6th century from 410 से लेके 1066 AD. The period used to be known as the Dark Ages mainly because written sources for the early year of section invasion are scarce. However, most historians now prefer the terms early Middle Ages or early मेडिवियल पीरियड. क्या बोला है? ब्रिटेन में एंग्लो सेक्शन अवधि 410 से लेकर 1066 मतलब 1066 एडी से लगभग 6 शताब्दियों तक फैली हुई है. इस अवधि को अंधकार युग के रूप में जाना जाता था, मुख्यतः क्योंकि सैक्सन आक्रमण के प्रारंभिक वर्षों के लिखित स्रोत दुर्लभ हैं. हालांकि अधिकांश इतिहासकार अब प्रारंभिक मध्य युग या प्रारंभिक मध्यकाल शब्दों को पसंद करते हैं. इसके बाद हमारा सेकंड पैराग्राफ है. इट वॉज अ टाइम ऑफ वार ऑफ द ब्रेकिंग अप ऑफ रोमन ब्रिटेनिया इनटू सेवरल सेपरेट किंगडम्स ऑफ रिलीजियस कन्वर्सेशन एंड आफ्टर द 790s ऑफ continual battles against a new set of invaders, the Vikings. यह युद्ध का समय था. रोमन ब्रिटेनिया के कई अलग अलग राज्यों में टूटने का, धार्मिक रूपांतरण का और 790 के दशक के बाद आक्रमणकारियों के एक नए समूह वाइकिंग्स के खिलाफ लगातार लड़ाई का. ठीक है, ये टाइम था. उस टाइम युद्ध हुआ करते थे. वार का मतलब होता है युद्ध. नाउ हम जाएंगे इसे नीचे के पैराग्राफ में. क्लाइमेट चेंज हैड एन इन्फ्लुएंस ऑन द मूवमेंट ऑफ द एंग्लो सेक्शन इन्वेडर्स टू ब्रिटेन इन द सेंचुरी आफ्टर 400 AD. यूरोप एवरेज टेम्परेचर वॉज 1 डिग्री सेल्सियस वार्मर देन वी हैव टुडे एंड इन ब्रिटेन ग्रेप्स कुड बी ग्रोन एज far north as Tyneside. Warmer summers meant better crops and a rise in population in the country of Northern Europe. अब इसका मतलब है ब्रिटेन में एंग्लो सेक्शन आक्रमणकारियों की आवाजाही पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव था. 400 ईस्वी के बाद की शताब्दियों में यूरोप का औसत तापमान आज की तुलना में 1 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म था और ब्रिटेन में अंगूर उत्तर में डाइनसाइड के रूप में उगाए जा सकते थे. गर्म शीघ्रकाल का अर्थ था बेहतर फसलें और उत्तरी यूरोप के देशों में जनसंख्या में वृद्धि. इसी के साथ नीचे वाले पैराग्राफ में चलते हैं. एट द सेम टाइम मेल्टिंग पोलर आइस caused more flooding in low areas, particularly in what is now Denmark, Holland and Belgium. These people eventually began looking for land to settle in that were not नेक्स्ट पेज पे. सो लाइकली टू फ्लड आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द रोमन लीगन्स, ब्रिटेन वॉज अ डिफेंसलेस एंड इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट. अब हम उस पैराग्राफ का मतलब समझेंगे कि उसी समय ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से निचले क्षेत्रों में और अधिक बाढ़ आ गई. विशेष रूप से अब डेनमार्क, हॉलैंड और बेल्जियम में इन लोगों ने आखिरकार बसने के लिए ऐसी जमीनों की तलाश शुरू कर दी जहां बाढ़ की, फ्लड का मतलब होता है बाढ़, जहां बाढ़ की संभावना नहीं थी. रोमन सेनाओं के प्रस्थान के बाद ब्रिटेन एक रक्षाहीन और आमंत्रित संभावना थी. अब इसके बाद है अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द एंग्लो सेक्शंस इन ब्रिटेन. ठीक है, अब हम शॉर्ट हिस्ट्री पढ़ेंगे, यानी कि एक छोटा सा इतिहास पढ़ेंगे इस सेशन के बारे में, इस पीरियड के बारे में. Anglo-Saxon mercenaries had for many years found
in the Roman army in Britain, so they were not a total stranger to the Iceland. Their invasions were slow and piecemeal and began even before the Roman legions departed. There is even some evidence to suggest that initially some sections were invited to help protect the country from invasion. ब्रिटेन में एंग्लो सैक्सन का संक्षिप्त इतिहास यानी कि छोटा सा इतिहास पढ़ते हैं। एंग्लो सैक्सन भाड़े के सैनिकों ने कई वर्षों तक ब्रिटेन में रोमन सेना में लड़ाई लड़ी थी, इसलिए वे द्वीप के लिए बिल्कुल अजनबी नहीं थे। उनके आक्रमण धीमे और टुकड़े टुकड़े थे और रोमन सेनाओं के जाने से पहले ही शुरू हो गए थे। यहाँ तक कि सुझाव देने के लिए कुछ सबूत भी है कि शुरू में कुछ सैक्सन को देश को आक्रमण से बचाने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसके नीचे है When the Roman legions left Britain, the Germanic speaking Angles, Saxons, Jute and Frisians began to arrive at first in small inviting parties, but soon in increasing numbers. Initially, they met little firm resistance from the relatively defenseless inhabitants of Britannia around 500 AD. However, the invaders were recited fiercely by the Romano-British, who might have been led by King Arthur if he existed, and there is no hard evidence that he did. However, the monk Gildas, writing in the mid-6th century, talk about a British Christian leader called Ambrosius who rallied the Romano-British against the invaders and won 12 battles. Later account call this leader Arthur C. Saxon settler lesson plan। अब इसका मतलब समझेंगे। जब रोमन सेनाओं ने ब्रिटेन छोड़ दिया तो जर्मन भाषी एंगल्स, सैक्सन, जूट और फ्रिंसियन आने लगे, पहले छोटे आक्रमणकारी दलों में लेकिन जल्द ही बढ़ती हुई संख्या में। शुरुआत में उन्हें ब्रिटेनिया के अपेक्षाकृत रक्षाहीन निवासियों से बहुत कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। 500 ईस्वी के आसपास हालांकि आक्रमणकारियों का रोमानो ब्रिटिशों द्वारा जमकर विरोध किया गया था, जो कि राजा आर्थर के नेतृत्व में हो सकता था अगर वह अस्तित्व में था, और इसका कोई ठोस सबूत नहीं है कि उसने किया था। हालांकि भिक्षु ग्लिंगडस 6वीं शताब्दी के मध्य में लिखते हुए एम्ब्रोबियस नामक एक ब्रिटिश ईसाई नेता के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने आक्रमणकारियों के खिलाफ रोमानो ब्रिटिश को एकजुट किया और 12 युद्ध जीते। बाद के खाते इस नेता को आर्थर कहते हैं। सेक्शन सेटलर 5 योजना देखें। द Celtic area of Britain regarded the Saxons as enemies and foreigners on their borders. Their name became Saxnach to the Scottish and Sagnag to the Welsh. ब्रिटेन के सेल्टिक क्षेत्रों में सेक्शंस को अपनी सीमाओं पर दुश्मनों और विदेशियों के रूप में माना। उनका नाम स्कॉटिश के लिए सैक्सनेच और वेल्श के लिए सासोनेग बन गया। ठीक है, ये नाम पे ध्यान रखना है। इस 2 नाम पे आपको ध्यान रखना है, सैक्सनेच और सासेनेग। ठीक है, 2 डिफरेंट नेम है, जो किसी के लिए कुछ बन गया और किसी के लिए कुछ बन गया। अब अगला है एंग्लो सैक्सन किंगडम्स। 650 से लेके 800 तक किस किस का किंगडम रहा। ठीक है, अब सबसे पहले है नंबर 1, Kent settled by the Jutes. Ethelbert of Kent was the first Anglo-Saxon king to be converted to Christianity by Saint Augustine around 595 AD। तो है कि कैंट जूटों द्वारा बसाया गया। कैंट के एथलबर्ट 595 ईस्वी के आसपास सेंट अगस्टाइन द्वारा ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वाले पहले एंग्लो सैक्सन राजा थे। अगला है मर्सिया, हुज बेस्ट नोन रूलर ओफा बिल्ड ओफास डाइक
along the border between Wales and England. This large kingdom stretched over the Midlands. बोला है मर्सिया, जिसके सबसे प्रसिद्ध शासक ओफा ने वेल्स और इंग्लैंड के बीच की सीमा पर ओफा डाइक का निर्माण किया। यह बड़ा साम्राज्य मिडलैंड्स में फैला हुआ था। अगला है मतलब पॉइंट 3, नॉर्थम्ब्रिया वेयर द मोंक बीड 670 से लेकर 735 लिव्ड एंड रोट हिज लेक्सिटिकल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। बोला है नॉर्थम्ब्रिया जहां भिक्षु बेड़े कहां से 670 से लेकर 735 तक रहते थे और उन्होंने अपना ब्रिटेन का चर्च संबंधी इतिहास खुद से ही लिखा था। ठीक है, अगला है ईस्ट एंग्लिया। ठीक है, ईस्ट एंग्लिया मेड अप ऑफ angels, the north flock living in modern Norfolk and the south flock कहाँ रहते थे वो? Suffolk में। the Sutton hoo ship बुराइल वॉज फाउंड इन फास्ट एंजलिया। बोला है ईस्ट एंजलिया का एंगल्स से बना है। उत्तरी लोग कहाँ रहते थे? आधुनिक नॉरफॉक में रहने वाले थे और दक्षिणी लोग सफोक में रहने वाले थे। सटन हू जहाज का दफन पूर्वी एंग्लिया में पाया जाता था। ठीक है, अगला है एसेक्स, पूर्वी यानी कि ईस्ट सेक्शन में रहते थे वो। क्या है? हेयर द फेमस बैटल ऑफ मेल्डन वॉज फाउंड अगेंस्ट द विकिंग्स इन 991। ठीक है, यहाँ पे है कि यहाँ 991 में वाइकिंग्स के खिलाफ माल्डोन की प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी गई थी। नाउ अब 6th पॉइंट, ये हमारा था एक्सेस, ये हमारा है ससेक्स, यानी कि द साउथ सेक्शन सेटल्ड हेयर, यानी कि दक्षिण सेक्सोस, सेक्शंस को हम हिंदी में सेक्सोस कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे था? यहाँ पे बसा हुआ था साउथ एरिया में। ठीक है, अब है वेसेक्स। वेसेक्स जो था वो हमारा वेस्ट में है, वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम। ठीक है, लेटर द किंगडम ऑफ किंग एल्फर्ट, later the kingdom of King Alfred, the only English king ever to have been called the Great, and his equally impressive grandson Athelstan, the first who could truly call himself king of the English। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है हमारा 7th पॉइंट में वेसेक्स में, ये हमारा पश्चिम सेक्शंस है। बाद में राजा अल्फ्रेड का राज्य, जिसे अब तक का एकमात्र अंग्रेजी राजा द ग्रेट कहा जाता है, और उसका उतना ही प्रभावशाली पोता कौन है? उसका प्रभावशाली ग्रैंडसन हमारा उसका एथिलिस्टन, पहला जो वास्तव में खुद को अंग्रेजों का राजा कह सकता था। अब है बाय 850 AD द 7 किंगडम्स हैड बीन consolidated into 3 large Anglo-Saxon kingdoms। क्या है? नॉर्थम्ब्रिया, मर्सिया एंड वेसेक्स। द Anglo-Saxons had become a Christian people। बोला है 850 ईस्वी तक 7 राज्यों को 3 बड़े एंग्लो सेक्शन साम्राज्यों में नॉर्थम्ब्रिया, मर्सिया और वेसेक्स एंग्लो सेक्शन ईसाई लोगों में बस गए थे। ठीक है, ये सब क्रिश्चियंस लोगों में बस गए थे। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हमारा खत्म होने वाला है ये टॉपिक। सो एरिया वर्थ एग्जामिन पोइट्री, यानी कि 3 पोएम्स गिव एक्सीलेंट इनसाइट्स इनटू द एंग्लो सेक्शन। इनके 3 जो मेन पोएम्स थे इस सेक्शंस के, उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। The Run, an anonymous poem written about the run and decay of a Roman town, Beowulf, about the great hero who fought and killed the monster Grendel, and his mother became a great king and met his death fighting an enraged dragon। There are several versions of the poem for children as well as the cartoon film. Rosemary Sutcliffe's version is excellent, and the Battle of Maldon about the Saxons heroic defense, heroic का मतलब होता है दोहे, वीर दोहे। ठीक है, defense against a force of riding विकिंग्स इन इसेक्स। तो वो जो 3 कविताएं थी एंग्लो सेक्शन में, तो वो थी रूइन, एक रोमन शहर की बर्बादी और श्रेय के बारे में लिखी गई एक गुमनाम कविता। अगला है बियोवुल्फ, उस महान नायक के बारे में है जिसने राक्षस ग्रेडेल और उसकी मां को लड़ा और मार डाला, एक महान राजा बन गया और एक क्रोधित अजगर से लड़ते हुए उसकी मृत्यु हुई। बच्चों के लिए कविता, यहाँ पे देखो चाइल्ड कार्टून्स वगैरह के बारे में बात की गई है। बच्चों के लिए कविता के कई संस्करण है, साथ ही एक कार्टून फिल्म भी है रोजमेरी, क्योंकि यहाँ लिखा है ना रोजमेरी
सटकिल्फ, ठीक है, यहाँ पे है रोजमैरी सटकिल्फ, ठीक है, रोजमैरी सटकिल्फ का संरक्षण उत्कृष्ट है। माल्डोन की लड़ाई सेक्शन के वाइकिंग्स पर हमला करने वाले बल के खिलाफ सेक्शन की वीर रक्षा के बारे में, ठीक है। यह 3-4 कविता जो है वो इस टाइम की बहुत फेमस कविता थी, जिसने इस टाइम पीरियड को जो है वो एंजेलिक टाइम पीरियड बनाया, ठीक है। इसी के साथ हमारी ये जो टॉपिक है, ये जो नोट्स हैं आपने अच्छे से देखे होंगे इसको, तो ये आप इस तरीके से अगर एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करके आएंगे, यू विल गेट द गुड मार्क्स ऑन योर एग्जामिनेशन। सो इसी तरीके से करके आए एग्जाम में, अपने नोटबुक पे इसको अच्छे से नोट डाउन करें। अगर लिखने में परेशानी हो रही है किसी भी तरह की, तो आज का इसका पीडीएफ पाने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में नीचे इंस्टाग्राम मतलब मेरी आईडी का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे आप इंस्टाग्राम के लिंक को क्लिक करके सीधा मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझसे वहां पे स्टडी से रिलेटेड कोई भी मैटर पे डिस्कस कर सकते हैं। साथ में चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।